जय हिंद दोस्तों। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। आज के क्लास में हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में मिनिमम एक दो तो जरूर दिला देगा, एक दो क्वेश्चन तो जरूर आपको दिला देगा। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सेकंड का वेट करते हैं। जो लोग बाद में देख रहे हैं वो अगले 1 से 2 मिनट तक वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। चलिए, और ये आज की क्लास बिल्कुल फ्री डेमो है, तो आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हो क्लास को देखने के लिए। करना कुछ नहीं है, ऐप डाउनलोड करके पेड कोर्स में आना है, व्यू डेमो पर क्लिक करना है, लाइव वाले ऑप्शन में जा करके फ्री में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। साउंड वगैरह प्रॉपर है। चलिए, गुड मॉर्निंग रानी यादव, गुड मॉर्निंग महिमा कुमारी, उजाला यादव, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत खुशी की बात है, आप सभी लोग बीएड डीएलएड कर रहे हो या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो खास करके जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, एस्टेट की नोटिफिकेशन आ गई है, यानी स्टेट टीईटी की नोटिफिकेशन आ गई है। बेसिकली ये एस्टेट होता क्या है, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। ये बेसिकली होता क्या है कि जो 1 to 8 के लिए होता है ना, वो सीटेट के माध्यम से बहाली हो रही है। सीटेट आपने कर लिया है तो आप बीपीएससी टीईटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन जिन लोगों ने जो 9th से लेके 12th तक की वैकेंसी है, 9 से 10 और 11 12th की वैकेंसी है, 9 से 10 और 11 12, इसके लिए एस्टेट की दो पेपर होती है, पेपर 1 और पेपर 2। जिस तरह से सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 होता है, सीटेट का पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आप टीचर बनोगे 1 to 5 के लिए। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हो तो 6 to 8 तक का टीचर भी बन सकते हो, यानी 1 से लेकर के 8 तक का टीचर बन सकते हो अगर आपने पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कर लिया। सिर्फ पेपर 1 सीटेट में क्वालिफाई किया तो 1 to 5 के टीचर बनोगे। और अगर आपने सिर्फ पेपर 2 कर लिया है और आप एलिजिबल हो, पेपर 1 आपने नहीं किया है, पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाई किया है, तो आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हो, 1 to 5 के लिए नहीं भर सकते हो। उसी तरह से एस्टेट में पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 1 9 10th के लिए होता है और पेपर 2 11 12th के लिए होता है। तो पेपर 1 की एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपने बीएड कर लिया और ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तो आप जो है पेपर 1 के लिए भर सकते हो, यानी 9 10th का टीचर बन सकते हो। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है और बीएड भी कर रखा है, तब तो आप 11 12 तक भर सकते हो। तो याद रखना, जो लोग ग्रेजुएट हो, बैठे हो यूं ही आप, है ना, बीएड अगर करने वाले हो, डीएलएड करने वाले हो, तब तो ठीक है, तब भी आपको कर लेना चाहिए। इग्नू वगैरह से आप अपने ही सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया उस सब्जेक्ट में आप पीजी में एडमिशन ले लो, ये गलती मत करो, ताकि कल को हो सकता है चांस मिले तो आप 11 12 यानी कॉलेज के भी प्रोफेसर बन सकते हो, 11 12 के टीचर बन सकते हो। ठीक है, तो ये थी एक बेसिक जानकारी जो एक अलग वीडियो के माध्यम से भी हम बताएंगे, लेकिन क्लास में चूंकि इंतजार कर रहे थे कुछ बच्चों के आने का, तो सोचे थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें। मतलब डिग्रियां नहीं रुकनी चाहिए आपकी। आप बीएड करने वाले हो, बहुत अच्छी बात है, आप इग्नू वगैरह से कर लो, वो डिग्री भी तो वैलिड है। कल 11 12 को कल को आप जाओगे तो वहाँ पर आप वो डिग्री आपको काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए। बाकी जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड बीएड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से भी सेम वही कहना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थ्योरी क्लास है, काफ़ी मज़ेदार क्लास होगा, बहुत मज़ा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है, आप लोगों ने ऑलरेडी डाउन कर रखा है, आपके भाई बहनों में किसी ने नहीं किया है ना, या किसी दोस्तों में कोई छूट रखा है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो ऐप के बारे में। और आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग समास पढ़ने वाले हैं। क्या लगता है आपको, समास किसको कहते हैं? क्या कभी इससे पहले आपको समास के बारे में कुछ जानकारी है? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा अंडर 10th में समास के बारे में, आपके जो मास्टर साहब हैं उन्होंने कई बार पढ़ाया होगा कि समास किसे कहते हैं। तो देखो, समास बेसिकली होता क्या है। समास दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं ना, वो दोनों शब्द बिल्कुल सार्थक शब्द हैं। दोनों शब्द जब आपस में मिलते हैं तो दोनों शब्दों के मिलने से एक नया अर्थ वाला शब्द बन जाता है, और उसी नए अर्थ वाले शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, देखो समास जो है ना, समास ये होता क्या है, इसमें शब्द मिल जाते हैं। दो या दो से अधिक शब्द जब मिल जाता है तो एक बड़ा शब्द बन गया, और वो बड़ा शब्द का अगर कुछ मीनिंग भी निकल रहा हो तब वो बड़ा शब्द जो है समास कहलाएगा। ठीक है,
आपने वर्ण का डेफिनेशन पढ़ा था, इस शब्द का डेफिनेशन पढ़ा था, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो सार्थक टर्म पैदा होता है उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। लेकिन समास का डेफिनेशन ये है कि जब दो, ये देखो यहां पर नील कमल, तो नील जो है ये एक शब्द है और कमल एक शब्द है, दोनों मिल गया, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। नील का अलग मीनिंग है ना, कोई एज लिमिट नहीं है राजेश चौरसिया। नील के लिए अलग यहां पर ये लिमिट है और कमल के लिए अलग लिमिट है। नील और कमल दो, सॉरी, नील के लिए नील एक अलग शब्द है, कमल एक अलग शब्द है। दोनों ही शब्द जब मिलते हैं आपस में तो एक नया शब्द बनता है और उस शब्द का मीनिंग भी होता है। तो दोनों शब्द जब आपस में मिल जाएंगे तो यही नील कमल कहलाएगा और इसका मतलब हो जाएगा नीला है जो कमल। नील कमल मतलब नीला है जो कमल, जो कमल नीला है उसके बारे में कही जा रही है। वहीं पर बात करें चौराहा, चौराहा में आपको पता है यहां पर क्या है, चार और राह दोनों मिल गया है। तो चौराहा जो है दो शब्दों के मिलने से बना है और यहां पर जो मीनिंग निकल रहा है चौराहा का वो है चार राहों का समूह। इसके अलावा भी मैं एक डेफिनेशन दे सकता हूं, एक और उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण के तौर पर एक और याद रख लीजिए समास का, आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। देखो आपने पढ़ा होगा एक शब्द है नील, नील का मतलब समझते हो, नील मीन्स नीला, और इसी में अगर हम कंठ को जोड़ दें, है ना, कंठ भी एक शब्द है हमारा, तो देखो दो अलग अलग शब्द है, दोनों शब्द मिलने से हमारा क्या बन गया, नीलकंठ शब्द बन गया। नीलकंठ का एक मीनिंग है, नीलकंठ का मीनिंग है कि ये कौन है जी, किसके बारे में हो रही है, शंकर जी के बारे में बात हो रही है, शंकर भगवान के बारे में बात हो रही है। तो मतलब साफ है कि दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उनका एक सार्थक मीनिंग निकलता है, कुछ ना कुछ उसका एक मीनिंग निकल रहा हो, तो ऐसे ही बड़े शब्दों को, ऐसे ही सार्थक शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, समास कहेंगे। क्या समास का डेफिनेशन क्लियर हुआ? एक बार कमेंट में बोल दीजिए हाँ सर समझ गए कि समास किसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहोगे सर समास समझा दिया, बहुत अच्छी बात की आपने सर, थोड़ा सा समास के अलग अलग टाइप को भी समझा देते ना, तो कभी पेपर में अगर थोड़ा सा हाई लेवल भी पूछता तो वहां पर हम लोग बता सकते थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग समास के टाइप्स को समझ लेते हैं। देखो समास के जो है कुल मिलाकर के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। सबसे पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा यहां पर आपका हो जाएगा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व और छठा जो है बहुब्रीहि समास। एक बार हमारे साथ आप बोल लो आप, ठीक है। ये सब क्यों चिंता करते हो, कौन से महीने में आएगा, कब फॉर्म भराएगा, ठीक है, सब हो जाएगा, हम है ना इसके लिए। आपका कब फॉर्म आएगा, कब भराएगा, कब आपको बताना है, लास्ट डेट कब है ना, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब आप हम पे छोड़ दो। आपने पेड कोर्स ज्वाइन किया, आप पढ़ो। यूट्यूब के माध्यम से हम सारी जानकारी, जिन्होंने कोर्स लिया उसे भी, जिन्होंने नहीं लिया उसे भी देंगे, ठीक है। और आपकी जो फॉर्म आएगी वो दिसंबर में आएगी, कोई भी फॉर्म, चाहे बीएड का हो या डीएलएड का हो, दिसंबर में आएगी, जनवरी फरवरी तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो समास किसको कहते हैं, तो अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। समास के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। टॉपिक से हटके सवाल मत पूछो, जो पढ़ रहे हो उसी पर आप रहो। इसके लिए हम डाउट सेशन लेते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, सब जानकारी देंगे, ठीक है। तो देखो समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, ठीक है। अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, है ना, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। टोटल जो है 6 प्रकार के समास हैं। आइए 6 के 6 को बारी बारी से पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि देखो समास जो है ना, समास इसका पद के आधार पर भी अलग अलग पार्ट होता है, अलग अलग भाग होता है। जैसे अगर हम पदों की प्रधानता के आधार पर समास को विभक्त करें, तो जैसे उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसा समास जिसका उत्तर पद क्या होता है? देखो 2 तरह का पद होता है, एक होता है पूर्व पद। पूर्व मतलब आप समझ गए, जो पहले आता है। पूर्व पद मतलब पहला पद, पूर्व पद मतलब पहला पद। ये आपको कभी कभी डिफिकल्टी में डालेगा, पूर्व पद। और दूसरा शब्द बार बार आएगा आपको, उत्तर पद। तो उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, उत्तर पद मतलब बाद वाला, है ना, पीछे वाला, बाद वाला पद को उत्तर पद कहते हैं। और जो सामने वाला टर्म होता है, सामने वाला पद होता है, उसको हम लोग कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। आप समझ गए पूर्व पद किसको कहते हैं, उत्तर पद किसको कहते हैं। अब देखो पदों की प्रधानता के हिसाब से अगर देखें, है ना,
पदों की प्रधानता के हिसाब से अगर हम समास का वर्गीकरण करें तो ऐसे समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है यानी पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। एकमात्र समास ऐसा समास है, अवयवी भाव समास एक ऐसा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो कोई भी समास जब हमारे सामने एग्जाम्पल में आएगा, देखो सवाल किस तरह से पूछता है एग्जामिनेशन में, आपको समास दे देगा और बोलेगा कि ये जो शब्द है ये कौन से समास का भाग है। जैसे आपको दे देगा चौराहा, चौराहा कौन सा समास है। जैसे नीलकंठ दे देगा, ये कौन सा समास है। समझ रहे हो ना, इसको पहचानना होगा आपको। चलो उसी तरह से देखते हैं, जिसका पहला पद प्रधान होगा उसको हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान वाले कौन कौन से समास है? उत्तर पद में देखो, एक तो तत्पुरुष समास आ जाता है, कर्मधारी आ जाता है और द्विगु आ जाता है। यानी तत्पुरुष, कर्मधारी और द्विगु ये तीनों समास ऐसे समास है जिसका पीछे वाला पद प्रधान होगा। कहाँ का पद प्रधान होगा? पीछे वाला पद प्रधान होगा। देखो आप अपने दोस्तों को बता दो, थोड़ा ग्रुप वगैरह में शेयर कर दो और बोल दो कि ऐप डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर के फ्री डेमो, फ्री लाइव क्लास को देख सकते हैं। और ये वीडियो बाद में भी फ्री रहेगी। आप अपने दोस्तों को यहाँ तक ला करके उनके फ़ोन में इंस्टॉल करवा के आप उनको दिखा सकते हो, वो ट्रस्टेड हो जाएंगे पूरी तरह से। पीडीएफ वगैरह जो डालेंगे आप उनको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में, ठीक है। जो फ्री पीडीएफ है, सारी पीडीएफ शेयर नहीं कर पाओगे, सारी पीडीएफ फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगा, ये याद रखना आप। डाउनलोड होगा, बिना नेट का खुलेगा लेकिन ऐप में खुलेगा। लेकिन ये जो फ्री क्लास, जितनी फ्री डेमो आ रही है, हर सब्जेक्ट में एक एक वीडियो या दो दो वीडियो आएंगे मैक्सिमम, वो फ्री वीडियो होंगी, सब कोई देख सकेगा उसको। और उसकी पीडीएफ सब कोई, आप भी और सब कोई भी डाउनलोड करके अपने दोस्तों में शेयर कर पाएगा, ठीक है। उत्तर पद प्रधान होते हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं? तो देखो द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिसका पहला और दूसरा यानी दोनों शब्द जो उसमें जो दो शब्द से मिलकर के बना होता है, दोनों शब्द यानी दोनों पद जो है द्वंद्व समास के अंदर में प्रधान होता है। द्वंद्व समास कैसा समास होता है? मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे यहां पर अगर हम उदाहरण देके समझें कि किसको कहते हैं द्वंद्व समास, जैसे अगर मैं कहूं माँ और बाप में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, माँ और बाप में कौन सी चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या आपके लिए मम्मी इंपॉर्टेंट है या पापा इंपॉर्टेंट है? तो आप कहोगे सर दोनों लिए दो हमारे लिए समान ही है, माँ और बाप दोनों प्रधान है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों पद जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, माँ भी और बाप भी। और पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि द्वंद्व समास जहां जहां रहेगा उसके बीच में हाइफन लगा रहेगा यानी डैश लगा रहेगा, ठीक है। तो द्वंद्व समास हमने देखा कि पूर्व पद किसमें प्रधान होता है? पूर्व पद के प्रधानता के आधार पर एक समास है जिसको अवयवी भाव समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान होता है कौन से समास में? है ना, जिसका पहला पद प्रधान होगा, जिसका जो है बाद वाला पद प्रधान होगा, उसको हम कौन सा समास मान सकते हैं? वो तीन ही समास हो सकता है, तत्पुरुष होगा या कर्मधारी होगा या द्विगु होगा। जिसमें दोनों पद प्रधान होगा वो द्वंद्व समास होगा। दोनों पद अप्रधान जिसमें होगा, यानी दोनों पदों में से दोनों पद हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ना पहला इंपॉर्टेंट होगा ना दूसरा इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि दोनों पद मिलने के बाद किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा होगा, वो तीसरा पद हमारा प्रधान हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। दोनों पद अप्रधान हो गया, जिसकी ओर इशारा किया वो प्रधान हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। अब देखो यहां पर अप्रधान, दोनों पद जो है अप्रधान किसमें है, एक उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण में बात करें कि यहां पर एक मैंने अभी उदाहरण लिया था पिछली स्लाइड में नीलकंठ का, तो यहां पर मैं फिर से नीलकंठ का उदाहरण ले लेता हूं। ये जो नीलकंठ है इसमें क्या हो रहा है, नील और कंठ दो शब्द मिलकर के बना हुआ है, दो पद है इसमें। तो यहां पर ये नीलकंठ जब बन गया ना, तो ये नीलकंठ किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, अर्थात शंकर भगवान की तरफ कर रहा है, शंकर जी की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहां पर ये नीलकंठ वर्ड में ना तो नील इंपॉर्टेंट है ना ही कंठ इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के मिलने से एक तीसरे शब्द की ओर इशारा हो रहा है, तीसरे टर्म की ओर इशारा हो रहा है, और वो टर्म है शंकर जी, है ना। तो ये जो शंकर जी की ओर इशारा हो रहा है यही हमारे लिए प्रधान हो गया। तो इसमें हमने देखा कि ये जो दोनों पद अप्रधान होते हैं किसके अंदर में, ये जो है बहुव्रीहि समास के अंदर में होते हैं। और नीलकंठ क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास के अंदर में याद रखेंगे कि इसमें जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों में से दोनों पद अप्रधान होता है, लेकिन तीसरे की ओर जो इशारा किया जाए, जो उसका अर्थ निकलता है, वही हमारे लिए प्रधानता रखती है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर हमने समास को देखा। ये एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, मजा आ जाएगा। सर ग्रेजुएशन हो, पहले तो ग्रेजुएशन का स्पेलिंग सही लिख लो आप। ग्रेजुएशन हो चुका है, क्या करें, पीजी कर सकते हैं। देखो ग्रेजुएशन हो चुका है, बीएड की तैयारी कर रहे हो आप, इग्नू से
पीजी में एडमिशन ले लूँ, 2 साल में आपका बीएड हो जाएगा, 2 साल में वो हो जाएगा। एडमिशन जब भी पीजी में लोगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मत लेना, जो ग्रेजुएशन का आपका मूल सब्जेक्ट है, ऑनर सब्जेक्ट, उसी के आधार पे करो। जैसे किसी ने ग्रेजुएशन किया है ज्योग्राफी से, तो उनको ज्योग्राफी से ही पीजी करना चाहिए। हिस्ट्री से किया है तो हिस्ट्री से करो, मैथ से किया है तो मैथ से करो, साइंस से किया है तो साइंस से करो। वरना अगर आप पीजी डिफरेंट सब्जेक्ट से कर लोगे तो फिर 11th 12th के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकोगे। याद रखना, ग्रेजुएशन और पीजी में जो ऑनर्स सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन का ऑनर्स है, वही सब्जेक्ट में महारत हासिल करना है आपको। जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। बीएड करने के लिए फी नहीं हो रहा, पीजी कर सकते हैं। पीजी में एडमिशन आप रेगुलर मोड से मत लीजिए, इग्नू वगैरह से कर लीजिए। अगर आपको इस साल मान लो बीएड करना है, क्योंकि बीएड में अगर इस साल एडमिशन कराओगे तो पीजी से नाम कटवाना पड़ेगा अगर रेगुलर मोड में करते हो। और इग्नू वगैरह से कर लेते हो तो नाम कटाने का कोई झंझट नहीं, वो ओपन यूनिवर्सिटी है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप 2 डिग्री एक साथ उसमें कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो पार्ट है, हमने बताया आपको क्षेत्र का समास होता है, तो उसमें से पहला पार्ट जो था अवयवी भाव समास, जिसको एडवर्बियल कंपाउंड कहते हैं, उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखो, अवयवी भाव समास किसको कहते हैं? अवयवी भाव समास को पहचानने का सीधा उदाहरण है, आपको पहचानने के लिए एग्जाम में आएगा, और वही चीज हमको सीखना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उसी ओर लेकर के चल रहे हैं। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अवयवी भाव समास में सीधा सीधा पहचानने के लिए बोलेगा ये जो शब्द दिया हुआ, ये जो टर्म दिया हुआ, ये कौन सा समास है। अगर वो अवयवी भाव समास होगा तो कैसे पहचानेंगे कि भैया ये अवयवी भाव समास है? तो अवयवी भाव समास का एक अच्छा पहचानने का तरीका ये है कि जो भी समास होगा, अवयवी भाव समास का पार्ट होगा, उदाहरण होगा, उसके आगे में ना आपको कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। 7 तरह के शब्द अगर आपको देखने को मिल जाए किसी भी शब्द के, किसी भी समास के आगे, तो आंख बंद करके वो समास जो है अवयवी भाव समास हो जाएगा। आंख बंद करके वो समास जो है अवयवी भाव समास हो जाएगा। कितने तरह की चीजें? 7 तरह की चीजें। अगर आपको किसी समास का पहला पद में अनु मिल जाए, आ मिल जाए, प्रति मिल जाए, भर मिल जाए, यथा मिल जाए, यावत मिल जाए, या फिर हर मिल जाए, देखो 7 तरह की चीजें हैं। मैंने सीधा सीधा समझा दिया। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। याद कर लीजिए, क्लास में ही कर लीजिए, ठीक है। देखो, एक रेगुलर मूड से कोर्स होगा, एक अगर आपका डिस्टेंस मूड से है तो आप एक साथ कर सकते हो। झारखंड बीएड में जीके जीएस नहीं पूछता है। झारखंड बीएड में आपको हिंदी है, इंग्लिश है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है और रीजनिंग है, 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये 7 शब्द जो है आप याद रखिएगा। जिस भी समास में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, अनु, आ, प्रति, भर, एक साथ बोलिए मेरे साथ, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। ये 7 शब्द अगर किसी के आगे मिल जाएगा, आंख कान बंद करके हम टिक करेंगे, भैया ये अवयवी भाव समास है। देखो, जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अवयव हो तथा प्रधान हो, उसे हम लोग अवयवी भाव समास कहेंगे। पहचानने का अच्छा तरीका है कि 7 शब्द में से कोई नजर आ जाए, अवयवी भाव समास इसको कहेंगे। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। क्या पहली बार क्लास कर रहे हो प्रीति? आपको नहीं पता है कि क्लास जब भी होती है उसके 1-2 घंटे बाद या सेम डे में, है ना, उस दिन रात तक में आपको अपलोड कर दिया जाता है। 99% केस में ऐसा होता है, ठीक है, कि उसी दिन अपलोड कर दिया जाता है। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। ये वीडियो कब आएगी? जब क्लास खत्म होगी। वीडियो बहुत लंबी होगी तो टाइम लगेगा 2 घंटा, वीडियो छोटी होगी, आधे घंटे की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो होगी, तो वो आपको आधे घंटे 1 घंटे के अंदर में आ जाती है, ठीक है। चलो, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये जो है अगर ये आपका 7 शब्दों में से कोई भी शब्द लगा रहेगा तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा? वो अवयवी भाव समास होगा। चलो, मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ, यहाँ पर प्रतिदिन जो शब्द दिया हुआ है, प्रतिदिन शब्द, क्या आप ये बता सकते हो ये प्रतिदिन कौन सा समास है? आप कहोगे सर ये तो अवयवी भाव समास है, तो आपको चोरी नहीं करना है ना। हो सकता है अगर मैं दूसरी स्लाइड में कहीं पर पूछ लेता तो आप शायद मजबूर हो जाते बताने के लिए कि भैया ये 6 में से कौन सा पार्ट होगा। तो आप वैसे ही सोचो, इसको मत सोचो कि ये अवयवी भाव का पार्ट है।
आप सोचो कि इसमें कैसे हम सीख सकते हैं। प्रतिदिन कैसा समास है? प्रतिदिन में देखो मैंने आप कहोगे सर ने बताया था क्लास में कि अनु आ प्रति भर यथा यावत हर में से कोई रहेगा तो वो अवयवी भाव समास होगा। चूंकि यहाँ पर प्रतिदिन के आगे में देखो प्रति और दिन दो शब्द है, यहाँ पर प्रति शब्द जो लगा हुआ है, पहला पद जो है प्रति है, यहाँ पर देखो पहला पद क्या है? प्रति है। प्रतिदिन किससे बना है? प्रति प्लस दिन से बना हुआ, जिसमें पूर्व पद जो है प्रति है और उत्तर पद जो है दिन है। अब पहला पद अगर अनु आ प्रति भर यथा यावत हर में से कुछ रहेगा तो वो हमारा क्या होगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। अब देखो यहां पर चूंकि प्रति लगा हुआ है इसलिए ये प्रतिदिन क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अवयवी भाव समास हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरा शब्द मैं पूछ लेता हूं, आजन्म। क्या लगता है आजन्म कौन सा समास है? तो अनु आ प्रति भर यथा यावत हर, तो अनु के बाद आ गया। आ, अगर आ शब्द किसी में लगा हुआ है, किसी समास का पहला शब्द में आ रहा है तो वो जो समास होगा अवयवी भाव समास होगा। आ जन्म में क्या है? जन्म है और उसके आगे आ लगा हुआ है ना। यहां पर उत्तर पद जन्म है और पूर्व पद क्या है हमारा? आ है। उसी तरह से भरपेट कौन सा समास होगा सर जी? भरपेट कौन सा समास होगा? तो याद रखिएगा भरपेट जो है इसमें क्या क्या चीज से बना हुआ है। देखो यहां पर उत्तर पद में पेट है और पूर्व पद में भर है, और हमने कहा था कि अनु आ प्रति भर यथा यावत हर, तो यहां पर भर हो गया ना। ये जो भर है यहां पर भी आपको भर दिख रहा है, तो भर जहां जहां पर लगा रहेगा, पहला पद में लगा रहेगा, वो समास जो है अवयवी भाव समास होगा। तो सीधा सीधा 7 चीज याद रखना है। अनु आ प्रति भर यथा यावत हर, बस काम खत्म। किसको नहीं याद होगा बोलो? समझ में आया? एक बार कमेंट में कह दीजिए कि सर जी समझ में आ गया। देखो यार ये सब की चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप हमसे कनेक्टेड रहोगे ना। मैं हर सप्ते में लगभग ऐसी वीडियो बनाता हूं जो आपको आगे लेकर के आपको बताऊं। जैसे आज ही वीडियो में बता दिया, उसको पीछे जाके सुन लेना। इग्नू पीजी का फॉर्म कब आता है? यार ये चीज़ हम ही से पूछ लोगे मिन्नत परवीन के, इग्नू पीजी का फॉर्म कब आता है? क्लास खराब हो जाएगी आपकी। आप चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि बाद में इस वीडियो को 1000, 2000, 5000 लोग देखेंगे। तो अच्छा है कि ये वीडियो यहाँ ना पूछो। आप यही चीज़ अगर गूगल से पूछ लेते ना, इग्नू बीएड का पीजी का फॉर्म कब आएगा, तो वो बता देता आपको। ठीक है, तो अपने लेवल पर भी रिसर्च करो थोड़ा सा। मैं बताने को पीछे नहीं हट रहा हूँ, लेकिन क्लास में अगर हर चीज़ पूछने लगोगे तो या तो मुझे आपके कमेंट को नेग्लेक्ट करना होगा, और नेग्लेक्ट करूंगा तो आप कहोगे सर कमेंट देखते नहीं हो आप, है ना। या फिर हमें बीच में अगर आपकी सारे आंसर्स का जवाब देना होगा तो फिर आपका टॉपिक खराब हो जाएगा, वीडियो खराब हो जाएगी। ठीक है, आपको तो मज़ा आ जाएगा, है ना। आप लोग जो लाइव देख रहे हो सबको मज़ा आ जाएगा, लेकिन जो बाद में देखेंगे वो बिल्कुल उनके लिए अच्छा नहीं होगा ये वीडियो। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा है कि जो हम लोग 40 मिनट या 1 घंटे पढ़ते हैं वो हम लोग टू द पॉइंट टॉपिक पर स्टिक रहे, चिपके हुए रहें। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? देखो जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ना एक लफड़ा फंस गया। लफड़ा ये था कि अवयवी भाव समास ये कहता है कि जिसका पहला पद प्रधान हो, और हमने देखा भी था कि जिसका पहला पद प्रधान होता है पूर्व पद वो अवयवी होता है। उत्तर पद प्रधान होता है किसमें भैया? तो तत्पुरुष में, कर्मधारय में और द्विगु में। तो अवयवी भाव के बाद अभी हम तत्पुरुष पढ़ रहे हैं, और तत्पुरुष समास की खास बात यह है कि इसका बाद वाला पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास ऐसा समास होता है जिसका बाद का पद जो है वो क्या होता है? प्रधान होता है। देख रहे हो, जिसका बाद वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है, और दोनों पद जब मिलता है तो उसके बीच में जो कारक चिन्ह है वो क्या होता है? गायब हो जाता है। उसे ही हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहां पर एक वर्ड है, उल्टा चलो, इधर से इधर मत जाना, आप इधर से यहां आना। देखो एक वर्ड है यहां पर, राजा का कुमार। राजा का कुमार, तो यहां पर जो है ना एक वर्ड है राजा, दूसरा है कुमार। एक पद है राजा, दूसरा है कुमार, और इसके बीच में कारक चिन्ह है का। ठीक है, राजा का कुमार। ठीक है, अब देखो इससे जो हमारा तत्पुरुष समास बन गया वो बन गया राजकुमार। तो अगर पूछ लेगा कि राजकुमार कैसा समास है तो क्या कहेंगे? क्योंकि राजकुमार को अगर हम ये करेंगे तो राजा का कुमार हो जाएगा। तो राजा का क्या इंपॉर्टेंट है? तो राजा का कुमार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर कुमार जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट है। मैं अगर शब्द लिख देता राजा का तो आप पूछते सर राजा का क्या? क्या राजा का क्या? राजा का महल, राजा की गाड़ी, राजा की प्रजा, क्या इंपॉर्टेंट है? तो राजा का जो भी यहां फिल करोगे वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हो जाएगा राजा का कुमार, या कुछ भी लिख देते तो वो चीज, चूंकि ये लास्ट वाला अंतिम पद प्रधान है और यहां पर जो कारक चिन्ह है का वो गायब हो रहा है इस समास में, ऑटोमेटिक गायब दिख रहा है आपको। राजकुमार मतलब राजा का कुमार, राजा का बेटा, समझ रहे हो ना।
तो आप सीधा देख रहे हो कि भैया राजकुमार, राजा का क्या, तो बेटा ना, कुमार ना, तो कुमार इंपॉर्टेंट हो रहा है, बाद वाला पद प्रधान हो रहा है। और साथ ही साथ क्या का, के, की कुछ दिख रहा है आपको यहां पर? नहीं दिख रहा है ना। जबकि कायदे से तो राजकुमार का मतलब राजा का कुमार, बोलते हैं तो का आ जाता है, कारक चिन्ह आ रहा है, लेकिन लिखते हैं तो राजकुमार लिखना पड़ता है। यानी यहां पर जो है कारक चिन्ह भी गायब हो गया और अंतिम पद प्रधान हो रहा है। इस तरह से यह राजकुमार शब्द जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से आते हैं धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ यहां पर एक शब्द है। धर्म ग्रंथ जो है धर्म का ग्रंथ। ठीक है। तो धर्म का क्या भाई? धर्म का तो हजारों चीज हो सकता है। धर्म का क्या, किस बारे में बात कर रहे हो? तो धर्म के ग्रंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो धर्म का के बाद जो भी यहां पर आप डालोगे वो चीज जो आपका अंतिम पद होगा वो प्रधान होगा। और यहां पर धर्म ग्रंथ मतलब धर्म का ग्रंथ, यहां पर भी कारक चिन्ह यहां पर गायब हो रहा है। उसी तरह से रचनाकार एक शब्द है। तो यहां पर रचनाकार का मतलब क्या होगा? अगर हम इसको विग्रह करें तो इसका विग्रह करेंगे रचनाकार का, अगर हम पूरा तोड़ेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं रचना को करने वाला, रचना को करने वाला। और यहां पर देखो, यहां पर को लग गया, लेकिन यहां पर क्या हुआ? को गायब है। तो कोई भी समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो और साथ ही साथ बीच में कारक चिन्ह, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह गायब हो जाए तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। देखो यही नहीं छोड़ेंगे, तत्पुरुष समास का 6 भेद है और आपको 6 के 6 भेद 12 मिनट के अंदर में बता देंगे। यानी हर भेद को बताने के लिए सिर्फ 2 मिनट आपका लेंगे। ठीक है, समझ लो, क्योंकि यहां से पूछ लेता है कई बार। नॉर्मल केसेस में नहीं पूछता है, किस्मत खराब होगी तो और डेप्थ में जाकर के पूछ सकता है आपको। देखो तत्पुरुष समास के कुल मिलाकर के 6 भेद हैं। ठीक है। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। आपने वो कहानी तो सुना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, आपादान में कर्ता ने, देखो मैं बताता हूं, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, जो कर्म है ना इसमें को का लोप होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहां पर देखो करण से, है ना, करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, यहां पर देखो के लिए, संप्रदान के लिए, आपादान से, आपादान से। ठीक है। इसके अलावा संबंध का के की पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है। और अधिकरण में पर लुप्त हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान में, तो ये तो आप जानते ही हो, अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको पूरी याद हो जाएगी। देखो पहला है कर्म तत्पुरुष समास। इस समास की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। को का लोप होगा। जैसे गगन चुंबी, तो भैया क्या चीज का चुंबी? गगन को चूमने वाला, तो यहां पर को का बोध होता है। ठीक है। कर्म कारक की विभक्ति को का बोध होता है। जैसे चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला, है ना। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। ये तत्पुरुष समास का पार्ट है। और तत्पुरुष समास की खास बात यह है कि उसके बीच में कारक चिन्ह गायब होता है। अब कारक चिन्ह का भी अलग अलग प्रकार है, तो कारक चिन्ह गायब होने के आधार पर हमने तत्पुरुष समास को भी अलग अलग प्रकार में पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे अगर ये देखो, को जो है एक कारक चिन्ह है, जिस समास में को कारक चिन्ह गायब होगा उसको कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को, तो जहां पर को विभक्ति का लोप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? को विभक्ति का लोप होगा उसको हम लोग कहेंगे कर्म तत्पुरुष। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, समझ गए। उसी तरह से आता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष मतलब होता है से या फिर के द्वारा, से या के द्वारा। इस दोनों शब्द का अगर बोध होता है तो वैसा जो तत्पुरुष समास होगा वो करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे यहां पर कहते हैं करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो यानी ये क्या हो जाएगा? करुणा पूर्ण हो जाएगा। उसी तरह से भय से आकुल, भय से आकुल, तो यहां पर से का बोध हो रहा है यानी भयाकुल। मन चाहा में क्या है? मन से चाहा, तो से विभक्ति आ रही है, तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है? करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है। ठीक है। चलो, वो तत्पुरुष समास में जिसमें के लिए का बोध होगा वो आपका संप्रदान हो जाएगा। जैसे प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग करने के लिए या प्रयोग के लिए शाला। उसी तरह से स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। यज्ञपाल, तो यज्ञ के लिए यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है। तो ये क्या हो गया? यज्ञशाला हो गया। आगे चलते हैं जी, यहां तक समझ में आ गया।
अब आते हैं आपादान में। आपादान में से गायब हो जाता है। आपादान में क्या गायब हो जाता है? से गायब हो जाता है। और इससे पहले वाला में हमने देखा के लिए गायब होता है, के लिए का बोध होता है। ठीक है, के लिए का बोध होता है। एक छोटा सा नोट्स आपको बनाना होगा, संप्रदान के लिए, आपादान से। ठीक है, इस तरह से आपको रखना होगा। जैसे धन से हीन, धनहीन। यथ भ्रष्ट पूछेगा कौन सा समास है ना, कौन सा समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है, ऐसा पूछ लेगा कि यश भ्रष्ट कौन सा तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास के 3 प्रकार लिख देगा, उसमें से एक आपका संप्रदान तत्पुरुष लिख देगा, अपादान तत्पुरुष लिख देगा। तो याद रखिएगा, यथ भ्रष्ट जो है ये क्या है? पथ से भ्रष्ट। ठीक है, पथ भ्रष्ट मतलब कहां से भ्रष्ट है? वो पथ से भ्रष्ट है। उसी तरह से देश निकाला, तो देश से निकाला, देश निकाला मतलब देश से निकाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संबंध। इसमें आपको का, है ना, के, की, ये कोई ना कोई संबंध आपको जो है ये तीनों में से कोई ना कोई रहेगा। जैसे राजपुत्र, ठीक है, जैसे हमने राजकुमार पढ़ा था ना, तो वो तत्पुरुष समास का पाठ था। लेकिन तत्पुरुष में कौन सा समास था? तो संबंध तत्पुरुष था। राजकुमार शब्द जो है वो संबंध तत्पुरुष था, क्योंकि वहां पर का आ रहा था, राजा का कुमार। ठीक है, अब देखो वीडियो रुक के चल रहा है। अच्छा, वीडियो क्या सभी का रुक के चल रहा है? नहीं, वीडियो जिनका रुक रहा है उनकी अपना जो है इंटरनेट स्लो है, वीडियो बहुत अच्छी चल रही है। अब आ जाओ संबंध तत्पुरुष। यहां पर देखो राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, पराधीन तो पर के लिए अधीन, पर के अधीन। तो का के की अगर रहेगा तो संबंध तत्पुरुष होगा। तो तत्पुरुष के जो ये 6 प्रकार है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। इसके अलावा अधिकरण में आपको रहेगा में परलुप्त, में या पर, ये 2 रहेगा। ठीक है, में पर। अब देखो अधिकरण तत्पुरुष की बात करें तो इसमें में पर लुप्त हो जाता है। जैसे पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम को क्या लगता है? इसको देखने की आवश्यकता है? नहीं देखने की आवश्यकता है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में है जो उत्तम, या पुरुषों में उत्तम। गृह प्रवेश, तो कहां प्रवेश? गृह में प्रवेश। ठीक है, गृह में प्रवेश। तो पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? कौन सा तत्पुरुष समास है? तो आंसर क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास, क्योंकि पुरुषों में उत्तर। उसी तरह से गृह प्रवेश, तो कहां पर प्रवेश? गृह में प्रवेश। में या पर आ जाए तो वो हमारा अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। में या पर आ जाएगा तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए छोटा सा एक नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर बात करें हम लोग अधिकरण तत्पुरुष की। ठीक है, शुरू से बनाते हैं, एक छोटा सा नोट्स बनाएंगे हम लोग जो हमें काफी काम देगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को, कर्म तत्पुरुष में करण से, यहां पर लिखेंगे करण से का बोध होता है, करण से। ठीक है, इसके बाद आगे जाएंगे संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान के लिए, देखो यहां पर लिखेंगे संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए छोटा करके लिख रहे हैं ताकि हमारा सारा एडजस्ट हो जाए, संप्रदान के लिए। अब देखो इसके बाद आगे चलते हैं, है ना, संप्रदान के लिए। फिर उसके बाद आएंगे आपादान से, जिसमें कि से विभक्ति का बोध होगा। आपादान से, आपादान से, यहाँ पर हम से लिख लेंगे। इसके बाद जाएंगे भैया, हमने आपादान के बाद क्या पढ़ा था? हमने संबंध तत्पुरुष पढ़ा था, का के की। तो हम आ जाएंगे संबंध तत्पुरुष में। कहाँ पर आ जाएंगे? संबंध तत्पुरुष के अंदर में आ जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएंगे संबंध में, संबंध में का के की। ठीक है, देखो कर्ता ने कर्म को करण से, 1 2 3 4 5 हो गए। अब एक और बच रहा है, संबंध के बाद चल जाते हैं हम लोग यहां पर अधिकरण। अधिकरण में पर होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास में पर का बोध होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं अधिकरण वाला जो होगा, अधिकरण वाला है ना, इसमें में पर का बोध होगा, में पर का, में और पर का बोध होगा, या तो में या पर। अब देखो इसी जगह आप सारे जो तत्पुरुष समास है उसका आप यहां पर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो जीत कुमार, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, मैं यहीं पर समझा देता हूं। आपको पूरा समझा दिया, आप भी इसी तरह से समझना या किसी को समझाना। देखो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास होता क्या है? तत्पुरुष समास में जो बेसिकली है, इसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह गायब हो जाता है। 2 ही टर्म तो याद रखना है। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? जिसका बाद वाला पद प्रधान हो और बीच का कारक चिन्ह जो है गायब हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर तत्पुरुष समास के हम लोग प्रकार की बात करें तो 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं।
सबसे पहला है करण। तो करण तत्पुरुष ऐसा तत्पुरुष होगा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो पहले कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष ऐसा समास होगा जिसमें को का लोप होगा। एग्जाम्पल के लिए गगनचुंबी, है ना, गगन को चूमने वाला। करण तत्पुरुष में से विभक्ति का लोध होगा। संप्रदान में के लिए आएगा, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो एक बार याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ऐसे याद रख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ये आपको 6 के 6 प्रकार। चलिए आगे चलते हैं। हमको लगता है अब समय नहीं लगेगा, वो जो तत्पुरुष समास था उसी को समझने में थोड़ा समय था, अब बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो हमने अभी तक 2 समास देखा, तीसरे पर आ गए। हमने सबसे पहले कौन सा समास देखा, एक बार पीछे चलते हैं, रिवाइज करते हैं। हमने कौन सा समास देखा? सबसे पहला जो समास हमने पढ़ा वो था हमारा अवयवी भाव समास। हमने अवयवी भाव समास में ये ट्रिक समझा कि अगर हमारे पास 7 नए शब्द, 7 शुरुआत के 7 शब्द होंगे, जैसे अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर, उत्तर पद में, पूर्व पद के अंदर में अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर रहेगा, तो वो हमारा क्या रहेगा? वो हमारा अवयवी भाव समास होगा। अवयवी भाव समास होगा कौन सा? अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर, ये समझ लिया। फिर तत्पुरुष समास में पूछा पढ़ा कि बाद वाला पद प्रधान होगा और बीच में कारक चिन्ह जो है इसका गायब हो जाएगा। उसके आधार पर 6 प्रकार होता है तत्पुरुष समास का, है ना। जो कारक चिन्ह है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और कारक चिन्हों के आधार पर हमारा तत्पुरुष समास भी अलग अलग तरह का, 6 तरह का तत्पुरुष समास होता है, उसको भी हमने समझ लिया। 6 के 6 तत्पुरुष समास और अवयवी भाव समास को समझने के बाद फाइनली हम आ गए हैं तीसरे स्टेज पर, जो कि है हमारा यहाँ पर कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। देखो, कर्मधारय समास ऐसा समास होता है जिसका समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद होता है, दोनों पद में से कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें भी बाद वाला पद प्रधान होता है। कौन वाला पद? बाद वाला। उत्तर मतलब क्या? बाद। पूर्व मतलब पहले। तो ऐसा समास जिसका बाद वाला पद प्रधान हो तथा पहला पद और बाद वाले पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो या के समान आदि आते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका पहचानने का कर्मधारय समास का यह है कि जब भी इसको आप तोड़ोगे तो है जो या के समान आएगा। तो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही हो गया पहचानने के लिए कर्मधारय। देखो, हमको तो पढ़ाना नहीं है किसी को कि हम फुल डेफिनेशन में जाएंगे, हमको एग्जाम में पहचानना है कि भैया ये कर्मधारय समास है या नहीं है। इनकेस अगर कर्मधारय समास पर हमारी चर्चा हो रही होगी, ऑप्शंस के साथ हम बातचीत कर रहे होंगे, तो हमको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि कर्मधारय समास तभी होगा जब उसको हम तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, समास का ऑपरेशन करेंगे उस समास वाले शब्द का, तो उसमें है जो या के समान आना चाहिए। अगर है जो या के समान आ गया तब तो हमारा कर्मधारय समास होगा। एग्जाम्पल के तौर पर चरण कमल, चरण कमल, करण के, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो है जो या के समान। तो यहां पर देख रहे हो चरण कमल में कमल के समान चरण है, तो के समान आ गया, सीधा सीधा ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये कर्मधारय समास का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से है महापुरुष, है ना, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। तो कौन सा पुरुष महान है? महान है जो। तो यहां पर है जो टर्म आ गया तो ये हमारा कर्मधारय समास हो गया। देखो, एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा आप देख लेना, पीडीएफ से देख लेना, ठीक है। जरूरी नहीं, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी है। शुरुआत की चीजें याद करोगे, पीछे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी उधर से भूलने लगोगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, कम से कम 3-4 रिवीजन, 3 रिवीजन के बाद अपना हो जाएगा, 4 रिवीजन के बाद आपका पर्सनल हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। किसी का नहीं होगा, सिर्फ आपका अधिकार होगा इस पर, कमांड हो जाएगा 4 रिवीजन के बाद। चरण कमल यानी कमल के समान चरण। महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष। नीलकंठ की बात करें तो नीला है जो कंठ। तो अगर किसी समास को विग्रह करने पर है जो या के समान शब्द बीच में घुस रहा हो जबरदस्ती, तो वो समास जो है हमारा क्या होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और कर्मधारय समास में बाद वाला पद प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें ये चीज याद रखना, विशेषण विशेष संबंध होता है, विशेषण विशेष संबंध होता है, ठीक है। यानी यहां पर विशेषता बताई जाती है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ,
तो नीला जो है क्या हो गया, विशेषण हो गया, और कंठ जो है, ये नीला है जो कंठ, ये क्या हो गया, नीलकंठ जो है, ये विशेषता बता रही है, कंठ की विशेषता बता रही है, कंठ कैसा है, नीला है। पुरुष कैसा है, महान है। कमल कैसा है, चरण कैसा है, तो कमल के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषता भी जाहिर हो रही है। सबसे आसान तरीका और सबसे इजीली अगर किसी को पहचानोगे तो आप द्विगु समास को पहचानोगे। मुझे लगता है द्विगु समास से इजी कुछ भी नहीं है पहचानने के लिए। आपके एग्जाम में ये पूछता भी बहुत ज्यादा है, द्विगु समास बहुत पूछता है और बहुत इजी है पहचानना, मतलब पलक झपकते ही पहचान लोगे कि ये शब्द जो है द्विगु है या नहीं है। देखो मैं डेफिनेशन में बाद में जाऊंगा, मैं पहले पूछ ही लेता हूं आपसे। यहाँ 3 शब्द मैंने लिख रखा है, सप्ताह, नवरात्र, चौराहा। ये तीनों ही शब्दों में क्या ऐसी चीज है जो कॉमन है? डेफिनेशन पे मत जाओ, बस आपको जीरो नॉलेज है द्विगु समास के बारे में, आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी अभी आपका जन्म हुआ है मान के चलते हैं, ये 3 शब्द को पढ़िए और इसमें क्या कोई डिफरेंस, कोई कॉमन चीज आपको लग रही है? सप्ताह, नवरात्र, चौराहा, क्या तीनों ही शब्दों के अंदर में आपको पहला शब्द में क्या यहां पर संख्या नहीं आ रहा है? सप्ताह में क्या 7 का बोध नहीं हो रहा है? नवरात्र में क्या 9 का बोध नहीं हो रहा है? चौराहा में क्या 4 का यानी 4 का बोध नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो कोई भी समास जिस समास का समस्त पद में से पहला पद संख्या का बोध कराता हो, संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास हो जाएगा। अगर संख्या का फीलिंग आ गया भैया तो सीधा सीधा बटन दबाएंगे कि हमारा द्विगु समास है। ठीक है, कैसा समास है? द्विगु समास। मजा आ रहा है पढ़ने में? जो आप लोग इतने सारे लोग जुड़े हुए हो, कमेंट में बताते रहो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो। और जितना मैं टाइम दे रहा हूं, है ना, ये टाइम आपको लग रहा होगा कि शायद सर कुछ ज़्यादा बता रहे हैं या एक बात को कई बार बता रहे हैं। कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि आपके सिर्फ दिल में जाए, मैं चाहता हूँ दिमाग में भी जाए। ठीक है, तो अंदर तक जाने के लिए कई बार रिपीट करना होता है चीज़ों को, क्योंकि बच्चों में भी बहुत प्रकार होते हैं। ठीक है, कोई तुरंत समझता है, कोई 2 बार में समझता है, कोई तीसरी बार में समझता है। ठीक है, और वीडियो के दरमियान, पढ़ने के दरमियान आप कई बार चीज़ों पर फोकस नहीं रहते हो, इधर उधर फोकस रहते हो। कोई नोटिफिकेशन आ गया, मान लो एक बार में नहीं सुन पाए तो मैं 2-3 बार बोल देता हूँ ताकि तीसरी बार तक एटलीस्ट आप समझ जाओ। तो आप यहाँ पर समझ रहे हो, मैं यहाँ पर डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ। ये तीनों पद में क्या खास बात है, तो तीनों में आगे संख्या आ रहा है। तो कोई भी समास जिसमें पहला पद संख्या का बोध कराएगा, आंख कान बंद करके हम सीधा कहेंगे भैया ये द्विगु समास है। लगा लो चैलेंज, 1000 रुपए की हो गई, ये द्विगु समास है। ठीक है, तो संख्या का बोध होना चाहिए। तो ये आप समझ गए, समूह या फिर समाहार का ज्ञान जो है इसमें आपको होता है, समूह का पता चलता है। जैसे सप्ताह में क्या है, 7 दिनों का समूह है। ठीक है, उसी तरह से नवरात्र में 9 रात्रियों का समूह है, चौराहा में 4 राहों का समूह है। तो द्विगु समास में समूह का बोध होता है। आपको फंसाने के लिए ऐसा सवाल भी पूछ सकता है, कौन ऐसा समास है जिसमें समूह का बोध होता है? तो आंसर क्या होगा? द्विगु समास। संख्या होती है, संख्याएं समूह में रहती है, तो समूह का बोध यहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। हाँ सर मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। जीत कुमार, आजाद आलम, अंचल कुंभारती, उजाला यादव, चलो बहुत अच्छा। हमको लगता है इतना काफी है। मैं अपने तरफ से एक एग्जांपल देता हूं, जैसे त्रिरत्न हो गया, त्रिरत्न, तो यहां पर 3 रत्न है ना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप लोगे जिसमें पहले संख्या का बोध आ रहा होगा, वो द्विगु समास होगा। क्लियर है? चलिए, 4 पड़ाव हमने 5 किया, आखिरी के 2 बचे हुए हैं। एक है आपका द्वंद्व समास और दूसरा होगा इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुब्रीहि, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और फिर हम लोग कुछ और भी इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना, 10 मिनट की और क्लास होगी, 15 मिनट की, वो भी पढ़ेंगे। उसको ना पढ़ोगे तो फिर इधर आप फंस जाओगे, क्योंकि कुछ अपवाद भी होते हैं समास में। अब देखो यहाँ पर द्वंद्व समास किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसका दोनों पद प्रधान होता है, दोनों ही पद जो है, टर्म जो है वो प्रधान होगा, और उसके बीच में ना एक हाइफन लगा होगा, डैश लगा होगा। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि दाल और रोटी में कौन सा प्रधान है? ठीक है, दाल और रोटी में क्या चाहिए? तो आप तो कहोगे सर हमें दोनों चाहिए, क्योंकि खाली रोटी खाई नहीं जाएगी और खाली दाल पिया नहीं जाएगा, तो दाल और रोटी दोनों चाहिए। माता पिता में कौन सा इंपॉर्टेंट है? कहोगे सर माता भी इंपॉर्टेंट है और पिता भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पद यहां पर क्या है? प्रधान है हमारे लिए। ठीक है, दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। जैसे बाप हो गया और बेटा हो गया, दोनों ही पद क्या है? प्रधान हो गया। ठीक है,
जैसे अगर मैं कहूँ पाप और पुण्य, तो दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान है, कोई एक दूसरे से स्ट्रांग नहीं, कमजोर नहीं है ना। दूसरा अगर मैं यहाँ पर कहूँ सुख और दुख, सुख और दुख, है ना, सुख और दुख, मैं यहाँ पर कहूँ आपको सुख और दुख, तो ये क्या है, दोनों ही पद हमारा यहाँ पर प्रधान है। एक चीज आपने देखा, मैंने जितने ही शब्द लिखा सब में बीच में हाइफन डाला, तो आपको जब भी एग्जाम में आएगा हाइफन डाल के आएगा, तो कोई भी समास हो अगर बीच में ये वाला आ रहा है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मन हो तो पढ़ लेना, बीच में अगर हाइफन दिख रहा है सीधा टिक करना कि दिस इज कौन सा समास, दिस इज द्वंद्व समास। ठीक है, ये क्या है भैया, द्वंद्व समास। बीच में हाइफन आ जाए, दोनों पद प्रधान, ठीक है, बताएंगे इस बारे में अंजलि कुमारी। बहुब्रीहि भी होगा और द्विगु भी होगा। ठीक है, देखो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब देखो यहां पर जो है आप समझ गए कि जहां जहां पर अगर हाइफन है तो ये क्या होगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। हाइफन होगा तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। चलिए, जैसे नदी और नाला, तो यहां पर नदी और नाला है। पाप और पुण्य, पाप हाइफन पुण्य है। सुख और दुख, ये दोनों टर्म प्रधान है, सुखी हो या दुख हो, पाप हो या पुण्य हो, नदी हो या नाला हो। पहचानने का तरीका है कि बीच में हमारा हाइफन लगा रहेगा, हाइफन देखो, 1 नंबर प्राप्त कर लो आप। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब तक का सबसे भारी भरकम समास, आखिरी समास लेकिन भारी भरकम समास। इसको ना समझे तो समझो समास चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है। देखो बहुब्रीहि समास कहते किसको हैं, याद रखना आप कि बहुब्रीहि समास में बेसिकली होता क्या है, जिस समास के समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी 2 पद है, दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, और दोनों पद मिल करके जो तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे होंगे, तीसरी नई चीज की ओर इशारा कर रहे होंगे, वो नई चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो है प्रधान नहीं होते हैं, दोनों के मिलने से तीसरे की ओर जो इशारा होता है वो तीसरा पद प्रधान होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड है दशानन, दशानन, तो यहां पर दस और आनंद 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ है, 10 और आनंद 2 शब्द से मिला हुआ है। तो यहां पर जो है संख्या का बोध हो रहा है, तो आप इसको किस में काउंट कर सकते हो, द्विगु में भी काउंट कर सकते हो। लेकिन यहां दशानन वर्ड जो है ये दोनों के मिलने से, है ना, 10 आननों का समूह का कम यहां पर इंगित हो रहा है, लेकिन ज्यादा फोकस हो रहा है 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण के बारे में यहां पर बोध हो रहा है। तो रावण जो है यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट है, ना कि 10 इंपॉर्टेंट है, ना कि आनंद इंपॉर्टेंट है, बल्कि जिसके बारे में 10 हैं आनंद जिसके, जिसका 10 आनंद है, अर्थात वो कौन है, रावण है। तो यहाँ पर रावण हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जो दशानन शब्द है, इस तरह से ये एक बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि चक्रपाणी समास एक जो है बहुब्रीहि समास है। तो देखो चक्रपाणी समास की बात करें, चक्र है पानी में जिसका, अर्थात किसका चक्र पानी में है, तो आंसर क्या होगा, विष्णु का। ठीक है, तो विष्णु जो है हमारा क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। ये चक्रपाणी बहुब्रीहि समास हो गया। चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिनकी, जिसकी, तो ये देखो यहाँ किसी तीसरे की ओर इशारा हो रहा है, हर में देख रहे हो जिसकी 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 लिखा हुआ है, तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो अर्थात विष्णु। पीतांबर की बात करें तो पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। तो बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद मिलते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होता है, तीसरे को इशारा होता है वो प्रधान हो जाता है। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल दूं नीलकंठ का, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, अर्थात शंकर, अर्थात जो है क्या, सॉरी, अर्थात यहां पर शंकर या शिव जो कह लो आप। ठीक है, तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, तो यहां पर शिव की ओर इशारा हो रहा है, ये पूरा नीलकंठ इंगित कर रहा है किसको, शिव को। तीसरे टर्म के बारे में, तीसरी चीजों पर इसको डिस्कस हो रहा है, तीसरी पद की ओर ये संकेत कर रहा है शिव के बारे में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये बहुब्रीहि समास हो गया। तो हमने देखा कि इससे पहले हमने समास के 6 प्रकार देख लिए और तत्पुरुष समास के 6 प्रकार देख लिए, तो 6 5 11 हो गए। ठीक है, 11 तरह के समास को हमने देखा, जिसमें से 6 मेन पार्ट था और तत्पुरुष समास का 6 और पार्ट हमने यहाँ पर पढ़ा। तो आप इसको काउंट कर सकते हो कि टोटल हमने 12
तरह के समास को अब तक पढ़ लिया। अब हम बारी बारी से ना, कई बार आपको कंफ्यूजन होगा, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास आपको टक्कर देगा, पहचान नहीं पाओगे कि भैया कौन इसमें से कर्मधारय है और कौन इससे बहुब्रीहि है। कर्मधारय पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था, कर्मधारय में आ जाते हैं एक बार फिर से। कर्मधारय समास किसको कहते हैं? तो कर्मधारय समास वो समास होता है जिसका पहला पद में अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर होता है। ठीक है, अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर होता है। अब आ जाता हूँ टॉपिक पर। अभी अभी आपने पढ़ा है ना, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इस वाले पार्ट को, कर्मधारय और बहुब्रीहि। मुझे लगता है बहुब्रीहि तो आपके ध्यान में होगा, अभी जस्ट 2 सेकंड पहले हमने पढ़ा कि बहुब्रीहि किसको कहते हैं, और कर्मधारय के बारे में भी जानते हो। अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर रहे तो कर्मधारय कहेंगे। कब पहचानेंगे कौन सा शब्द जो है, एक ही शब्द कई बार कर्मधारय बन रहा होगा, कई बार बहुब्रीहि बन रहा होगा, कैसे हमको अंतर पता चलेगा? तो देखिए, कर्मधारय समास को अगर पहचानना है तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या फिर उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या फिर उपमेय होता है। तो एक पद जहां विशेषण होता है वहीं पर दूसरा शब्द जो है क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेष्य होता है यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। एक तो विशेषता होती है, दूसरा पद वो पद होता है जिसकी विशेषता के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये सब कुछ कहाँ पर होता है? कर्मधारय समास में होता है। जैसे नील गगन है, नील गगन, ठीक है, नील गगन, ये नील जो है यहाँ पर क्या है? नीला जो है ये विशेषण है, और ये विशेषण किसकी विशेषता को बता रहा है? नीला कौन है? तो नीला गगन है। नीला कौन है? गगन है। तो गगन जो है यहाँ पर विशेष हो गया। गगन क्या हो गया? विशेष हो गया। तो उपमान मतलब क्या हो गई? विशेषता। तो कर्मधारय समास में दो चीज मिलेगा आपको, जिसमें से एक पद, कोई एक पद जो है विशेषता होगी, विशेषण होगा यानी खूबी होगी, दूसरा पद वो होगा जिसकी खूबी बयां की जाती है ना। तो जहां पर खूबी भी हो और जिसके बारे में खूबी बयां की जाए वो भी पद पर मिले हुए हो, तो जब ऐसा कंडीशन बन रहा होगा तो वो कर्मधारय समास होगा। खूबी और किसकी खूबी है वो भी दोनों प्रेजेंट हो जाए, तो दोनों प्रेजेंट हो जाए तो वो दोनों के मिलने से जो है कर्मधारय समास आपका बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ये थोड़ा सा और डिटेल में जाकर के हमने इसको देखा। अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर से थोड़ा सा हट करके हमने देखा, क्योंकि नील गगन में जो है ना, नील गगन में अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर, वो आपका कंसेप्ट नहीं लग पाएगा, यहां पर आप फंस जाते। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वो शॉर्ट ट्रिक तो आप याद रखिएगा, कई बार ऐसे शब्द आएंगे जहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसे भी ध्यान में रखना। कर्मधारय समास ऐसे समास को कहते हैं जिसमें पहला पद या कोई भी पद एक विशेष खूबी होगी और दूसरा पद वो होगा जिसकी खूबी के बारे में बयां किया जाता हो, तो उसको हम लोग कर्मधारय समास कहेंगे। बहुब्रीहि, अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले आपने देखा कि बहुब्रीहि समास में, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, तो पूरा का पूरा पद जो है किसी संज्ञा के बारे में बताता है। ठीक है, खूबी तो देखो बहुब्रीहि में भी आ रहा है। कहोगे सर ये क्यों डिफरेंस पढ़ा रहे हो? देखो 10 है आनंद जिसके, तो भैया यहां पर जो रावण की खूबी क्या है कि उसको 10 सिर था। रावण की खूबी क्या है? 10 सिर था। यहां पर विष्णु की खूबी क्या है कि उसका चक्र पानी में है ना। पीतांबर का क्या है? पीत है अंबर जिसके। चतुर्भुज का क्या है? विष्णु का क्या खूबी है? विष्णु की खूबी यह है कि 4 भुजाएं हैं उसके पास। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहां पर जो भी विशेषता है, समस्त पद जो है कोई संज्ञा के बारे में, कोई नाम के पीछे पड़ा होगा। बहुब्रीहि समास में जो है, बहुब्रीहि समास में समस्त पद किसी संज्ञा के बारे में इशारा कर रहा होगा, तो वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसका मतलब क्या? ये नाउन के बारे में बात हो रही है, संज्ञा के बारे में बात हो रही है, कोई नाम को इंगित करना चाह रहा है। नीला है कंठ जिसका, ठीक है, नीला है कंठ जिसका। अगर यहीं पर नीलकंठ का हो जाता, नीला है जो कंठ, समझ रहे हो ना, तब तो फंस जाते हैं ना। तो यहां पर कंठ की विशेषता क्या है कि वो नीला है, समझ रहे हो ना, तब फंस जाते हैं हम। कंठ की विशेषता पता चल रहा है, लेकिन यहां पर क्या है? नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। उसी तरह से लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका भाई? कोई नाउन की बात हो रही है, कोई नाम के पीछे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि अर्थात गणेश जी, तो आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब आते हैं द्विगु और बहुब्रीहि में समझ जाते हैं। द्विगु और बहुब्रीहि में अभी किसी ने कहा ना कि त्रिरत्न सर बहुब्रीहि होगा या द्विगु होगा, तो उसको समझ जाइए। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, बिल्कुल संख्या का बोध हो जाता है, और दूसरा पद जो है ना, उसी संख्या की विशेषता होती है। जैसे मैं कहूंगा चौराहा, चार राहों का समूह, तो यहाँ पर चार जो है ना वो किसकी विशेषता है? राहों की विशेषता है कि राहें कितनी है? चार है, समझ रहे हो ना। तो एक में संख्या, पहला पद संख्या बताता होगा, दूसरा पद जो है विशेष्य होगा, है ना, वो संख्या जिसके बारे में कही जा रही होगी वो पद होगा। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पर दशानन, दशानन, तो 10 आननों का समूह, 10 आननों का समूह, तो ये क्या होगा? द्विगु समास हो गया। देखो दशानन, अभी हमने बहुब्रीहि में पढ़ा कि दशानन 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। जब आप किसी नाउन के पीछे पड़े होगे ना, आपका मेन मकसद किसी नाउन को निकालना होगा, है ना, किसी संज्ञा को जानना होगा कि भैया किसका है, 10 आनन किसका है, तो रावण का है, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कह रहे हो कि 10 आननों का समूह, जहां पर ये दशानन में तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट ना मान के आप इस बात के पीछे पड़े रहो कि भैया आननों की संख्या कितनी है, जो सर है, सर की संख्या कितनी है, तो आननों का समूह के बारे में आप पढ़े रहो, तो तब वो दशानन शब्द जो है बहुब्रीहि जैसा एक्ट ना करके वो आपका द्विगु जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, तो द्विगु समास कहलाएगा। जैसे चतुर्भुज, अभी हमने देखा चतुर्भुज बहुब्रीहि का पाठ था, चार भुजाओं का समूह, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में आ जाते हैं। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, पूरा जो पद है वो विशेषण का ही कार्य कर देता है। ठीक है, विशेषता बता देता है किसी की। जैसे दशानन, यहां पर दशानन, यही दशानन यहां पर हमने द्विगु प्रूफ कर दिया। अब देखो यही दशानन को हम बहुब्रीहि कैसे प्रूफ करते हैं। देखो दशानन मतलब 10 आनन है जिसके, यानी पूरा जो दशानन शब्द है वो किसी, पूरा पद जो है किसी की विशेषता बता रहा है। जबकि द्विगु में यहां पर दोनों पद को हमने अलग अलग किया। यहां पर 10 का मतलब 10 समझा और आनन का मतलब सर समझा, यानी 10 है सर जिसके, है ना, 10 यानी 10 आननों का समूह, हमने यहां पर 10 आननों का समूह समझा। लेकिन यहां पर 10 आनन का मतलब क्या है? पूरा का पूरा पद ही जो है क्या कर रहा है? रावण की ओर इशारा कर रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। उसी तरह से चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु की ओर इशारा कर रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, अब आते हैं द्विगु और कर्मधारी में भी अंतर समझ लेते हैं। देखो द्विगु का मतलब तो आप समझ गए, द्विगु समाज में हमेशा संख्या रहेगा पहला पद में, और दूसरा पद ही, द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है। तो पहला पद हमेशा संख्यावाचक रहेगा और पहला पद ही जो है वो क्या होता है? विशेषण बनता है। ठीक है, पहला पद ही क्या होता है? विशेषण बनता है। तो जैसे यहां पर 9 रत्न है, तो 9 रत्नों का समूह, तो ये क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह। ठीक है, पहला पद जो है वो 4 है, ये संख्या है, और यही 4 जो है इन वर्णों की खूबी है। वर्णों की खूबी क्या है? वो कितने हैं? वो 4 हैं, है ना। रत्नों की खूबी है, वो कितने हैं? 9 हैं। समझ रहे हो ना। तो ये जो संख्या है यही जो है खूबी हो जाती है। तो ये कहां पर हो पाता है? ये द्विगु समास में होता है। अब आते हैं कर्मधारी को समझ लेते हैं। जबकि कर्मधारय समास में एक के पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं हो सकते हैं। जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण हो भी जाए लेकिन वो संख्यावाचक कभी नहीं होता है। जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो, विशेषण के समान है। जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। आप यहां पर लिख सकते हो सकता है। बात को समझो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इसमें कहा कि द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक होगा, जबकि कर्मधारय में कहा कि कर्मधारय में एक के पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक नहीं होता। कोई एक पद अगर विशेषण हो भी जाए, संख्यावाचक यहां कभी नहीं होगा। कर्मधारय में, कर्मधारय में संख्यावाचक कभी नहीं होगा। जबकि द्विगु में क्या होगा? संख्यावाचक होगा। द्विगु का पहला पद विशेषण बनकर आएगा, जबकि यहां कह रहा है कर्मधारय में कोई भी पद जो है विशेषण नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लो, हमने इसमें देख लिया नवरत्न और चतुर्वर्ण का। अब कर्मधारय में देख लेते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषों में है जो उत्तम, ठीक है, पुरुषों में जो है उत्तम, ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, रक्त हैं जो उत्पल, वो क्या हो गया? आपका
कर्मधारय समास हो गया। तो कभी भी पहला पद यहाँ पर संख्या आ ही नहीं सकता है कर्मधारय के अंदर में। संधि और समास में अंतर समझ लेते हैं। देखो संधि किसको कहते हैं, समास किसको कहते हैं। देखो वर्णों का जब मेल होता है तो उसको संधि कहते हैं, जबकि शब्दों का मेल हो जाए तो उसको समास कहते हैं। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं। अगर दो वर्ण मिल जाए ना तो वर्ण ही पूरा बदल जाता है। ठीक है, जैसे विद्या जोड़ आलय अगर करेंगे तो वो विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, वर्ण को जैसे ही वर्णों का मेल से जो है वो क्या होगा, पूरा वर्ण परिवर्तित हो जाएगा। संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं। जबकि समास के बारे में बात करें तो समास का शब्दों का मेल होता है, समास जो है शब्दों का मेल होता है, संधि वर्णों का मेल होता है। जबकि समास में ऐसा नहीं होता। यहां पर देखो, संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तित हो जाता है, जबकि क्या होता है, समास परिवर्तित नहीं होता है। समास जो है परिवर्तित नहीं होता है। समास का शब्द जब मिलता है, आपस में दो शब्द मिलता है समास में, तो समास परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे अगर मान लो एक शब्द है नील और दूसरा शब्द है कंठ, और दोनों को मिला देंगे तो इसका उच्चारण भी नीलकंठ ही करेंगे, ये बदलेगा नहीं। लेकिन संधि में क्या होता है, बदल जाता है। जबकि समास के पदों को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं, और संधि के पद को अलग अलग करेंगे तो हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। तो ये था डिफरेंस संधि और समास के अंदर में। ये पूरा चैप्टर था, मैंने पूरा कोशिश किया कि बहुत अच्छे से आपको समझाया जाए। बहुत ज़्यादा समय लिया आपका। और आपके रिलेटिव में कोई भी हो जो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो, जो हमारे ऐप पर चलता है, आप सजेस्ट कर सकते हो उनको। क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, आपने बिलीव किया है हम पर, और आप जितना ज़्यादा अधिक विश्वास करते जाएंगे हमारी क्षमताएं बढ़ती चली जाएंगी। हम अधिक स्टाफ और अधिक टीचर के साथ आपकी तैयारी में पूरा अभी से लेकर के 1 साल तक आपकी मदद कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा है कि आने वाली जो क्लासेस होंगी फ्यूचर में, उसमें भी हम बढ़ चढ़ करके बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लग रहा है, यू आर दी वॉरियर, आप ऐसे हो जो फ्रंट पर रहोगे। तो आपको आगे बढ़ करके ऐसे जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं गुम हैं, पता नहीं है कहाँ से पढ़ें क्या करें, उनको आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक कनेक्ट कर सकते हो, ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। और साथ में जब हमारा परिवार बड़ा होगा तो हमारी क्षमताएं भी बढ़ेंगी और साथ ही साथ हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो कोई भी कोर्स जो हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, आपके रिलेटिव में कोई भी हो, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है YouTube की वो वीडियोस जो आपको अच्छी लगे, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ अच्छे से बताया है, आपके सामने जब आए, जब आप पढ़ रहे हो, हर वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो तो एटलीस्ट अपने आप जो स्टेटस वगैरह है वहाँ पर भी चाहें तो आप लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि क्लास अच्छा लगा होगा। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया पढ़ाने में और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल सुबह 7 से 8 में। और चूंकि इस बार ना बारिश हुई थी, जिसके कारण क्लास थोड़ी डिस्टर्ब रही थी, तो हो सकता है मैं अगर कोई संडे को कोई अर्जेंट काम मुझे नहीं होगा तो संडे को भी एक क्लास हम लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस संडे को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।